नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 30 मिनट में आपको हर सवाल का जवाब देखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं खबर पक्की है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद शेख हसीना फिलहाल भारत में है। समस्या न केवल इस बात की है कि बांग्लादेश में क्या होगा, बल्कि सवाल ये भी है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से प्रभावित होगा। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति बने। शेख हसीना भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं। कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश अच्छे दोस्त रहे। लेकिन कल हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब शेख हसीना का क्या होगा। इसके लिए आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुनना चाहिए। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. शेख हसीना आगे कहाँ रहेंगी? क्या वो फिलहाल भारत में ही रहेंगी या उन्हें किसी और देश में शरण मिलेगी? ऐसी कई बातों से ये भी तय होगा कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की तस्वीर कैसी होगी। इसलिए हम शुरुआत इसी चुनौती से करते हैं। बांग्लादेश में बदले हुए हालात के बीच भारत के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि पड़ोसी मुल्क में जो नई सरकार बन रही है, उसके साथ भारत के ताल्लुक कैसे होंगे। कहा जा रहा है कि शेख हसीना लंदन जाना चाहती हैं। ब्रिटेन में आमतौर पर राजनीतिक शरण मिल भी जाती है। हसीना के लंदन जाने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी बहन शेख रेहाना ब्रिटेन में ही हैं। उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है। लेकिन क्या जिस तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश में तानाशाह कहा गया, क्या ब्रिटेन में उन्हें शरण मिलेगी? जहां तक भारत का सवाल है, खुद शेख हसीना भी कई बार भारत को अपना दूसरा घर बता चुकी हैं। उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी जबरदस्त सफलता हासिल की है। बावजूद इसके उन्हें ये तो बताना ही होगा कि आगे की रणनीति क्या है, यानी वो भारत में रहना चाहती हैं या और कहीं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक असाइलम यानी शरण उन लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा है जो उत्पीड़न के डर से अपने देश से भाग जाते हैं। लेकिन भारत के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि देश हित में सही क्या होगा। अगर शेख हसीना को यहाँ लंबे समय के लिए पनाह दी जाती है, तो बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की इस पहल का दोनों देशों के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा? भारत इससे पहले शेख हसीना को शरण दे चुका है। उन्होंने अपने जीवन के 6 साल निर्वासन में बिताए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाया जा चुका है और शेख हसीना इस वक्त उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। लेकिन इससे पहले भी वो मुश्किल के दिनों में भारत आ चुकी हैं। मैं इस वक्त लाजपत नगर के बी ब्लॉक में मौजूद हूं और ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर शेख हसीना जो है वो 1975 के बाद में यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 साल तक यहाँ पर रही हैं। तो ये जो घर है ये शेख हसीना का पहला घर था और गुपचुप तरीके से वो भारत में आई। दरअसल शेख हसीना जब 1975 में सेना ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद में उनके जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको जब जो है वो मार दिया गया, तो उसके बाद में जो शेख हसीना है और उनकी जो बहन है वो यूरोपियन कंट्री में रहती थी, लेकिन फिर उन्होंने भारत आने का फैसला किया और उनके साथ में शेख हसीना के साथ में उनके जो पति हैं वाजिद, वो भी यहाँ पर आए और उनको भारत सरकार ने गुपचुप तरीके से इस जगह पर उनको रखा था।
भारत ने 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी शरण दी थी। उसके ठीक बाद पड़ोसी देश चीन के साथ भारत के रिश्तों में जो नया मोड़ आया वो इतिहास है। लेकिन भविष्य तय करते हुए पीछे मुड़कर इतिहास को देखना पड़ता है, खास तौर पर तब जब आप देश प्रथम की पॉलिसी को सबसे ऊपर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बांग्लादेश ऐसे दोराहे पर खड़ा हुआ है जहां से उसकी वापसी का रास्ता भी है और उससे आगे जाकर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई भी है। ऐसे में बांग्लादेश की आवाम को, वहां की लीडरशिप को आगे का रास्ता क्या चुनना है ये तय करना होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए काफ़ी सख्ती की थी। हसीना के शासनकाल में वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आई। जाहिर है अब बदले हुए हालात में वहां हिंदू आबादी पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ता है तो भारत के लिए परेशानी बढ़ाने वाली बात होगी और ये भी एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में जो आग लगी है वो अभी बुझती नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे करीब 9,000 छात्रों समेत 19,000 भारतीयों की है। उन्हें भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश के जेसौर में अवामी लीग के एक नेता के होटल को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी तरह सिराजगंज में एक थाने पर हमला हुआ, जिसमें 13 पुलिसकर्मी को पीट कर मार डाला। इनमें कई हिंदू पुलिसकर्मी शामिल हैं। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तब वहां हिंदुओं की आबादी करीब 25% थी, लेकिन अब ये आबादी घटकर 7% रह गई है। चिंता की बात यह है कि इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा एक काली मंदिर में भी तोड़-फोड़ की जानकारी सामने आ रही है। कल शाम 5 बजे हमारा मंदिर पे दुर्घटना हुआ। आज शाम 5 बज रहे, 24 घंटा हो गया, फायर सर्विस का कोई नाम गंदा भी अभी तक नहीं आया। इधर के क्रिश्चियन के ऊपर ऐसा कोई हमला नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुआ। हिंदू का जो जितना मकान है और जितना जो इनका व्यवसाय प्रतिष्ठान है, उनका सब लूटपाट हो गया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की हिंदू आबादी के खिलाफ ये हिंसा जल्द से जल्द रुकेगी? क्या बांग्लादेश की नई सरकार इन दंगों पर लगाम लगाएगी? क्या भारत सरकार के कूटनीतिक कदम यहाँ कारगर होंगे? क्या हिंसा नहीं रुकने की सूरत में वहाँ फंसे अल्पसंख्यक सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश की नई सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में तमाशबीन बनी रहेगी? दरअसल कहा यह जा रहा है कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर यानी ICS ने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन को हिंसक बनाने का काम किया। ये वही जमाते इस्लामी है जो अपने भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात है, जबकि ICS बांग्लादेश के सीमाई इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। खबरों के मुताबिक भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते ही ICS पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि ICS उस हरकत उल जिहाद उल इस्लामी यानी भूजी से भी हाथ मिला चुका है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर काम करता है। डोमेस्टिकली जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो तो हसीना सरकार के खिलाफ शुरू से ही थे। तो जो ये शुरू में एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो धीरे धीरे इस्लामिस्ट ने इसको कैप्चर कर लिया
तो इंटरनल डेवलपमेंट्स को बाहर से भी इंकरेजमेंट मिला। तस्वीरों को देखकर भी यही लगता है कि बांग्लादेश में जारी आंदोलन अब कट्टरपंथियों के कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बांग्लादेश की संकट की बात कर लेते हैं। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने तरक्की की, भारत ने भी बड़ा निवेश किया, लेकिन अब देश के मौजूदा हालात का असर वहां जारी परियोजनाओं पर पड़ने की आशंका है। एक चुनौती ये भी है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से अवैध घुसपैठिए भी भारत आ सकते हैं। बांग्लादेश में जो अराजकता है, उसके बीच पड़ोसी मुल्क से सटी सीमा की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से अपनी सीमा में घुसने से रोकना भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। ये भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। मैदान, जंगल, नदी और पहाड़ों वाले इस बॉर्डर के दोनों तरफ बड़ी आबादी रहती है। वैसे भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। खुद बीएसएफ प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी ने अधिकारियों के साथ इलाके का जायजा लिया है। बांग्लादेश में हिंसा और तनाव के कारण जो व्यापार ऐसे जगहों से होता है, उस पर असर पड़ा है। बिल्कुल कम हुआ है ऐसा व्यापार जो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस है। लेकिन ना सिर्फ ये व्यापार पर असर पड़ा है, जो छोटे छोटे व्यवसायी इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जैसे दुकानदार, मनी चेंजर, इनके रोज के बिजनेस पर ये बता रहे हैं कि 80% से ज्यादा कमी दिखाई दिए है। कुल मिलाकर खतरा ये है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से पलायन हो सकता है। वजह साफ है, वहां जो अस्थिरता फैली हुई है, उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। जाहिर है शरणार्थियों के आने से भारत में सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है और भारत पर शरणार्थियों का बोझ भी बढ़ सकता है। पड़ोसी मुल्क में हालात जितनी जल्दी बेहतर हो, वो भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि चुनौतियां भारत की भी बढ़ रही हैं। मिसाल के तौर पर एक चैलेंज कारोबार को लेकर भी है। आखिर दोनों देशों के बीच जारी व्यापार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? दरअसल अच्छे रिश्ते होने की वजह से पिछले कुछ सालों में कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में खूब निवेश किया है। भारत बांग्लादेश में बिजली, कृषि और औद्योगिक उपकरणों के अलावा पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात करता है। बांग्लादेश और भारत के बीच करीब 12.9 अरब डॉलर का कारोबार होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश 11 अरब डॉलर के साथ भारत का 8वां बड़ा निर्यात साझेदार रहा है। सुरक्षा को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके बाद बहुत से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में कारोबार या मेडिकल कारणों से आए थे, वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य हो। অবশ্যই ভালো হবে। সে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটন করে এককভাবে নির্বাচন করে দেশের শতকরা 90 জন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তাকে সে ধূলিসাৎ করেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের বাংলাদেশ। অবশ্যই ভালো হবে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদের সহযোগিতা করেছে, সেদের বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের সেই কৃতজ্ঞতার পাশেই অবস্থান করে। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य होंगे, लेकिन एक डर ये भी है कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। এখন দেশের অবস্থা কি হবে সেটা ভালো করেই যারা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, যারা রাজনীতিবিদ, তারাই ভালো করে জানে। জনগণের পক্ষ বিপক্ষ, জনগণ তো চাইনি বিধায় সেখানে চলে গেছে। তা এখন দেশের অবস্থা কি আছে? দেশের অবস্থা এখন
আমি মনে করি যে 2-4-5 দিন আগে যেরকম ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো আছে। তা এখন ভারতের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে আপনাদের? আমরা তো সবসময় চাই ভালো হওয়ার জন্য। একটা দেশের সঙ্গে একটা দেশের সবসময় সম্পর্ক ভালো থাকে, এটা সবাই চায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তোবা সেটা অল্টারনেট হতে পারে, সেদিকে আমরা যাব না। জনগণ চাই সবসময় ভালো থাকুক। আপনার নামটা? মোহাম্মদ আসিফ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। अगले कुछ घंटे और दिन बांग्लादेश के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इनमें न सिर्फ बांग्लादेश का भविष्य तय होगा, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे ये भी पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बांग्लादेश में जब जब शेख हसीना रही, वहां की सरकार का झुकाव भारत की ओर रहा, लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह बदल गई है। अंतरिम सरकार में पाकिस्तान परस्त जमायत इस्लामी की भी एंट्री हो रही है। चीन समर्थक मानी जाने वाली विपक्षी नेता खालिदा जिया की भी रिहाई होने जा रही है। माना जा रहा है कि चीन के लिए ये सुनहरा मौका है। तीस्ता समझौते पर जिस तरह से शेख हसीना ने भारत को तरजीह दी थी, उससे भी चीन चिढ़ा हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। एक वक्त में पाकिस्तान अमेरिका के पीछे पीछे चलता था, अब उसने अपनी निष्ठा बदल ली है और वो चीन के पीछे घूमता है। सवाल है कि क्या चीन का भी बांग्लादेश में हुई बगावत के पीछे कोई हाथ हो सकता है? ये शक इस बात से यकीन में बदलता है कि हाल ही में शेख हसीना चीन गई थी, जहां उनका ठीक से आवभगत नहीं हुआ। चीन ने ठीक से प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से प्रधानमंत्री रहते हुए भी शेख हसीना को मिलने का वक्त तक नहीं मिला। हसीना व्यथित मन बीजिंग से वापस आ गई थी। चीन इस बात से भी चिढ़ा बैठा था कि तीस्ता प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश ने भारत का पक्ष लिया, चीन का नहीं। ये माना जा रहा है कि चीन बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चाहता है जो उसकी मर्जी के हिसाब से चले, जैसा वो पाकिस्तान में चलाता है। पाकिस्तान भी यहाँ एक्टिव है कहा जा रहा है। पाकिस्तान के आईएससी बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं बहुत सालों से रही हैं और वो अंडरमाइन करना चाहते हैं जो भी वहाँ सरकार आती जो उनके फेवर में उनके साथ काम नहीं करती है। तो चीन और पाकिस्तान का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, लास्ट टाइम आपने देखा था जब वो कहते हैं कि हमारा तो आयन ब्रदर्स का एक रिश्ता है और बिल्कुल ही बहुत ही डीप रिश्ता है। तो वो उनके साथ आई थिंक उनकी एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है और इंडिया को नीचे कर सकते हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं, तो इसलिए उनकी तरफ इशारा ऐसा लगता है। बांग्लादेश दुनिया के मानचित्र पर बहुत तेजी से तरक्की करने वाला देश है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफी तेजी से सुधरा। वहाँ लोकतंत्र भी बीते 3 दशक से शानदार तरीके से काम कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका को फलता फूलता बांग्लादेश पसंद नहीं आता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बांग्लादेश को नहीं बुलाया, लेकिन करीब करीब दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को बुलाया। इससे शेख हसीना के प्रति अमेरिका की चिढ़ दिखती है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री की हैसियत से शेख हसीना IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठकों के लिए अमेरिका गई, लेकिन बाइडेन प्रशासन की तरफ से कोई मिलने तक नहीं आया। इतना ही नहीं, इस बार बांग्लादेश में आम चुनाव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया थी कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। वैसे भी बांग्लादेश को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका जन्म अमेरिका के विरोध के बावजूद हुआ। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जिसके हाथ 30 लाख बांग्लादेशियों के खून से सने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।